नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम पब्लिक स्पीकिंग के एक बहुत ही शानदार इनसाइड आउट फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं। यानी हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली उथल-पुथल से लेकर स्टेज पर हमारे बाहरी प्रदर्शन तक का पूरा सफर। ये एक ऐसा टूलकिट है जो किसी भी इंसान की मंच वाली घबराहट को एक बहुत ही प्रभावशाली प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधे इस सवाल पर आते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके मुंह से कहीं ज्यादा तेज चल रहा है? मतलब दिमाग में तो ढेरों विचार हैं, लेकिन बोलते वक्त शब्द जैसे जुबान पर ही अटक गए हों? ये कोई अनोखी बात नहीं है। मंच पर जाने वाले लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी इस लड़खड़ाहट या इस ब्लैंक हो जाने वाले पल का सामना किया है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे पास इसका एक पूरा इनसाइड आउट रोड मैप है। हम पब्लिक स्पीकिंग की घबराहट पर काबू पाने से लेकर अपनी आवाज को निखारने, कंटेंट को सही से स्ट्रक्चर करने, दर्शकों को जोड़े रखने और अपनी डिलीवरी का एकदम सही तरीका चुनने तक ये पांचों स्टेप्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग की घबराहट पर काबू पाना और अपनी मानसिक बाधाओं को दूर करना। यहाँ विन गियांग का एक बहुत ही सटीक कोट है, मेरा दिमाग मेरे बोलने से ज्यादा तेज चलता है, लेकिन दिमाग को इतनी तेज कौन दौड़ाता है? ये आमतौर पर घबराहट और चिंता होती है। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि एंग्जाइटी हमारे दिमाग को इतनी तेज भगाती है कि मुंह उसकी स्पीड से मैच ही नहीं कर पाता और नतीजा हम हकलाने लगते हैं। मतलब असल प्रॉब्लम हमारे शब्द नहीं है, बल्कि वो छुपी हुई घबराहट है। तो अब सवाल उठता है कि इस घबराहट को रोकें कैसे? देखिए, इस चिंता की जड़ में अक्सर एक डर छिपा होता है। कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब हमें ना पता हो। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी सबके सामने कमतर साबित होने का डर। और इसका सबसे अचूक इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल है, तैयारी। हर छोटी बड़ी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। जितनी मजबूत तैयारी होगी, एंग्जाइटी उतनी ही कम होगी और मंच पर होने वाली लड़खड़ाहट अपने आप खत्म हो जाएगी। अब जब दिमाग शांत हो गया है, तो चलिए अपने दूसरे कदम पर चलते हैं। अपनी आवाज यानी वोकल मैकेनिक्स में महारत हासिल करना। अच्छी और बुलंद आवाज के लिए सही तरह से सांस लेना बहुत जरूरी है। MIT कम्युनिकेशन लैब की एक बेहतरीन तकनीक है। आइए इसे समझकर महसूस करते हैं। एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा पीठ पर रखें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लें और पेट को फूलता हुआ महसूस करें। फिर एक तेज हा की आवाज के साथ सांस छोड़ें। नोटिस किया? सांस लेते वक्त पेट बाहर आना चाहिए। इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं। इससे हम गले की नसों पर जोर डालने के बजाय सीधे डायफ्राम से हवा को बाहर धकेलते हैं, जिससे आवाज बिना थके एकदम साफ और दूर तक पहुंचती है। आवाज के जादू को गहराई से समझने के लिए दो चीजें जाननी जरूरी हैं, रेजोनेंस और पिच। रेजोनेंस मतलब ध्वनि की गूंज। जैसे बोलते समय छाती या चेहरे पर जो हल्का कंपन महसूस होते हैं ना, वो रेजोनेंस है। और पिच, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की स्पीड है। एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं? अपनी नॉर्मल आवाज से थोड़ी नीची पिच पर बोलने से हमारे गले की मांसपेशियां बहुत अच्छे से एक साथ काम करती हैं। इससे आवाज बहुत ही दमदार और स्पष्ट रूप से बाहर आती है। और ये चार्ट इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। ये रॉयल बर्कशायर अस्पताल का एक डेली ट्रैकिंग चार्ट है, जो दिखाता है कि अगर बोलने से पहले लिप ट्रिल्स यानी होठों में कंपन और हमिंग यानी गुनगुनाने की रोजाना प्रैक्टिस की जाए, तो आवाज का तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। सच मानिए, गले की मसल्स को रिलैक्स करने का ये एक जादुई तरीका है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अपनी प्रेजेंटेशन सामग्री की संरचना और उसे तैयार करना। देखिए, कोई भी अच्छी तैयारी हमेशा इस बात से शुरू होती है कि सामने बैठे लोग कौन हैं, उनका डेमोग्राफिक क्या है, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं और सबसे जरूरी, वो इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम अपनी बात को ठीक उनकी समझ और उम्मीदों के हिसाब से ढाल सकते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो बात सीधे उनके दिल तक पहुंचती है। एक शानदार स्पीच का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखता है। सबसे पहले एक दमदार शुरुआत, जैसे कोई दिलचस्प कहानी या किस्सा जो तुरंत लोगों का ध्यान खींच ले और हमारी क्रेडिबिलिटी बना दे। फिर आता है मुख्य भाग, जहां हम अपने पॉइंट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखते हैं। और आखिर में एक ऐसा पावरफुल कंक्लूजन जो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भी लोगों के दिमाग में गूंजता रहे। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, दर्शकों को अपनी प्रेजेंटेशन में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल रखें। सोचिए, अगर कोई पूरी स्पीच एक ही रोबोटिक टोन में दे दे, कितना बोरिंग होगा ना।
इसीलिए वोकल वैरायटी बहुत ज़रूरी है। अपनी आवाज़ की पिच और वॉल्यूम को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए ताकि एक रास्ता या मोनोटोनी ना आए। और हाँ, सबसे अहम बात, सही जगह पर रुकना यानी पॉज लेना। ये ठहराव दर्शकों को हमारी बात समझने का वक्त देता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामेटिक इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। सिर्फ आवाज ही नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है। जब हम बात करते हुए नेचुरल इशारे करते हैं, आंखों से संपर्क बनाते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं। इसके उलट अगर हम बार बार हाथ मल रहे हैं, बिना वजह इधर उधर टहल रहे हैं या झुककर खड़े हैं, तो ये सब ध्यान भटकाता है। इशारे हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हमारी बातों को सपोर्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ये काफी दिलचस्प है। पब्लिक स्पीकिंग के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ ये हमारे कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को तेज करता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार स्टेज पर होने से इंसान बहुत ज्यादा थक भी सकता है और चूंकि आप सबके सामने होते हैं तो आलोचना का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अपनी डिलीवरी का सही तरीका चुनना। अगर हम स्पीकिंग के अलग अलग प्रकारों को देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वही हमारे भाषण का स्ट्रक्चर तय करता है। क्या हम किसी फंक्शन में कोई इमोशनल या सेलिब्रेटरी स्पीच दे रहे हैं या कोई एजुकेशनल स्टेप बाय स्टेप डेमो दे रहे हैं? क्या हमें सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं या फिर लोगों को कन्विंस करके उनसे कोई एक्शन करवाना है? हमारा उद्देश्य ही हमारा तरीका डिसाइड करेगा। और इन तरीकों में ये दो स्टाइल्स काफ़ी अहम हैं, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोरेनियस। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है जब बिना किसी तैयारी के अचानक से कुछ बोलना पड़े, लेकिन एक्सटेम्पोरेनियस, इसमें हम छोटे छोटे नोट्स का इस्तेमाल करके अपनी बात रखते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें पूरी तैयारी भी होती है और दर्शकों के साथ एक रियल कनेक्शन भी बनता है। इसमें रटा रटाया फील नहीं आता, बल्कि बातचीत एकदम नेचुरल लगती है। तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि हम इस पूरी नॉलेज को अपनी अगली प्रेजेंटेशन में कैसे उतारने वाले हैं। क्या ये टूल्स अगली बड़ी पिच या मीटिंग को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, अगर हम इस इनसाइड आउट फ्रेमवर्क को फॉलो करें। यानी पहले अपने दिमाग की घबराहट को शांत करें, फिर अपनी आवाज को साधें और उसके बाद अपने कंटेंट को सही से स्ट्रक्चर करें। इस टूल किट के साथ कोई भी अपनी उस शुरुआती घबराहट को एक बेहद पावरफुल और यादगार प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए।